हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑन फैलेसीज। फैलेसीज आपके पेपर वन के 6th यूनिट यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान लीजिए, यानी हर शिफ्ट में इसमें से एक क्वेश्चन आपको आ रहा है जो कि यूनिट 6 के अंदर आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो आज हम फैलेसी है क्या से लेके वो कितने तरह की होती है या उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे हम इसके अंदर समझेंगे। सो व्हाट इज अ फैलेसी? पहली चीज तो आम भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि फैलेसी एक गलती है, एक ऐसी गलती जो पकड़ी नहीं जाती, ठीक है। मतलब कि जब आप, और ये होती कब है, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, यानी जब आप किसी के सामने अपनी कोई स्टेटमेंट रख रहे हैं और वो भी सामने से अपनी एक स्टेटमेंट रख रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सही है, आप कह रहे हैं आप सही हैं। तो इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बट अपने अपने आर्ग्यूमेंट को सही बताने के लिए या सही प्रूव करने के लिए आप लोग आगे से फैलेसीज जो हैं वो थ्रो करते हैं। तो वो किस तरीके से यूज की जाती हैं ये हम इसके अंदर समझेंगे। सो अ फैलेसी इज एन इलॉजिकल स्टेप। ठीक है, पहली चीज तो क्या है, जैसे मैंने कहा एक गलती है, इलॉजिकल स्टेप है जिसे जिसे हम पकड़ नहीं पाते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। और किस में होती है ये? एक आर्ग्यूमेंट में होती है। एन आर्ग्यूमेंट इन एकेडमिक राइटिंग इज एसेंशियली अ कंक्लूजन और क्लेम। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि मैंने एक बात का निचोड़ निकाला, मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ उसके बेस पे, है ना। एक कंक्लूजन है या फिर एक क्लेम आप कर रहे हो किसी चीज को विद एजम्पशंस। तो उसके लिए आपकी कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनके बेस पे कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है जिसके बेस पे मैं ये बात कहती हूँ। कोई भी बात, अगर मुझे लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मतलब पढ़ते हैं, या एक जनरल मैंने स्टेटमेंट दे दिया, तो मैं वो किसी बेस पे दूंगी ना। मतलब मुझे पता होगा कि वो लोग डेली टेस्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं ना, उस बेस पे मैं वो स्टेटमेंट बनाऊंगी। तो ये किस लिए बना है? किसी रीजंस के कारण आप एक कंक्लूजन या क्लेम के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ब्लू इज अ बैड कलर, कहता है ब्लू जो है वो बुरा कलर है। किसी ने ऐसा बोला, क्यों बोला? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू सैडनेस। तो कहता है उन्होंने उसको सैडनेस से लिंक किया, तो उन्होंने कहा ब्लू तो बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक के लिए ब्लू अच्छा कलर नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है या किसी और के लिए भी नहीं है ना। तो कहता है हो सकता है, इस एग्जाम्पल में अगर हम लें तो ब्लू को कोई भी अदर पर्सन कामनेस के साथ भी रिलेट कर सकता है ना। सो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि ब्लू जो है वो सैडनेस के साथ रिलेट हो रहा है, इसलिए ब्लू एक बुरा कलर है। तो हम अच्छा बुरा कलर किसी को सच नहीं क्लेम कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल द आर्ग्यूमेंट अबव माइट बी कंसिडर्ड फैलिशियस। तो ये कैसा एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें फैलेसी है, जिसमें एरर है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो जितनी भी फैलेसीज होती हैं, ये ऐसे प्रोफेशंस या ऐसे फील्ड्स के अंदर काफी ज्यादा यूज होती हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में तो आपको पता ही है कि वर्बली सभी एक दूसरे को जस्ट घुमाते हैं और फैलेसीज को काफी ज्यादा यूज करते हैं। कैसे एक आर्ग्यूमेंट को घुमाना, कैसे एक आर्ग्यूमेंट में ऐसी कैसी कैसे क्लेम करना है जिससे आप बोल भी जाएं और पता भी ना चले, ठीक है। या फिर लॉ, जैसे मैंने कहा कि लॉ वाले बच्चों को तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट ही करना होता है और आपको आर्ग्यूमेंटेशन से ही अपना वैलिड पॉइंट प्रूव करना होता है, राइट। सो आप लोगों को भी फैलेसीज जो हैं वो यूज होती हैं। देन मीडिया में काफी ज्यादा यूज होती हैं। दीज आर द ट्रिक्स फॉर दीज फील्ड्स। तो फैलेसीज क्या है? आर एन एवरीडे अकरेंसेस इन सोसाइटी। और आप जब इसको पढ़ोगे आप सोचोगे हाँ यार, ये तो हम डेली बेसिस पे करते हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम फैलेसीज यूज करते हैं, मैं आप हम सब करते हैं, एंड ऑफन कमिटेड अनइंटेंशनली। लेकिन आपको पढ़ने से पहले तक पता नहीं होगा कि आप लोग पता नहीं कितने फैलेसीज यूज करते होगे, राइट। सो वी इवन कमिट देम आवरसेल्व्स। तो कहता है हम खुद भी इसको कमिट करते हैं, फैलेसीज को यूज करते हैं। एंड बिकॉज फैलेसीज कैन मेक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट सीम्स लॉजिकल, जो ट्रिक्स्टर हैं यूज देम टू परसुएड देयर ऑडियंस। तो जो लोग बहुत ही ऐसे हैं जो इन ट्रिक्स को यूज करते हैं, वो सामने वाले के ऊपर अपनी क्लेवरनेस कह लीजिए या अपनी परसुएशन मीन्स अपने इन्फ्लुएंस को रखने के लिए वो इनको यूज करते हैं। बाय लर्निंग टू रिकॉग्नाइज फैलेसीज हाउएवर वी कैन अवॉइड बीइंग डिसीटफुल एंड बीइंग मिसलेड बाय अदर्स। तो हमारे साथ कोई ऐसा यूज ना करे, हम इन्हें पढ़ के जान सकते हैं कि किस तरीके से फैलेसीज यूज होती हैं। सो नेक्स्ट थिंग क्या है कि टाइप्स ऑफ फैलेसीज क्या है। तो सबसे पहले आती है एड होमिनम, ठीक है। एड होमिनम क्या होती है? दिस ट्रिक लिटरली ट्रांसलेटेड एज टू द मैन, इसे ऐसे भी बोला जाता है
subtly or overtly distorts a person's character, destroying their credibility no matter how valid their argument is. अब जैसे किसी के पर्सनल लेवल पे चले जाना, ठीक है, बहस करते करते आपको कोई जवाब नहीं आया, मान लीजिए मुझे किसी ने बहुत ही एक सच बात कह दी कि मतलब मेरे पॉइंट को गलत प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कह दिया है ना, और मुझे समझ ही नहीं आया कि अब इसने तो ये बात बोल दी है ना, अब मुझे कोई जवाब ही नहीं आ रहा आगे से, तो मैंने बोला अच्छा शक्ल देखिए अपनी, ये किया है, ऐसा किया है आपने, वैसा आता भी है कुछ, पता भी है कुछ, कभी ऐसे पढ़ा भी है इसमें कुछ भी। तो मैंने मतलब उनको पर्सनल कमेंट्स करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे जो है एक अपना वैलिड आर्गुमेंट रखना ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बात को वहां से घुमाना शुरू कर दिया, मतलब एक पर्सनल अटैक कर देना सामने वाले पे, ओपोनेंट पे, जो आपका ऑपोजिशन है पार्टी जो भी आपसे बहस करे उसके पर्सनल चीजों पे चले जाना, जैसे कि कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने वाली बात करना। ठीक है, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड यू अग्रीड विद हर, जैसे मेरा ये कहना कि मैं अपनी बात तो रख नहीं पा रही, तो मैंने कहा अच्छा अब तुम उसका साथ दोगी, मतलब उसको तो वो तो इतनी ज्यादा वो है, अब तुमने उसका साथ देना है, मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में कोई रीजन नहीं है ये, बट आउट ऑफ एनीवेयर मैं उनके ऊपर पर्सनल चीजें फेंक रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज एड होम मीनिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है जी अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी वो होती है जैसे आप डेली एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, यानी इसे हम दूसरे, देखो दूसरे दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कईयों के बीच में दूसरे नेम्स भी हैं, एडवेरेकेंडियम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जब आपको एडवाइस दे रहा है, या एक ऐसा पर्सन जब किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है जो खुद भी उस चीज के लिए एक्सपर्ट नहीं है, बट हाँ एडवर्टाइज कर रहा है ना, जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है, वो जूस या कोई ऐसी चीज खाने के कितने सारे प्रोडक्ट्स वो एंडोर्स करते हैं, या कह लीजिए कि जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, नॉट बिकॉज दे नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, है ना। उन्होंने तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाया है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो यूज करने का है, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग का है, चाहे वो कपड़े पहनने का है, उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया है, और ना ही वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक एक्सपर्ट की तरह जानते हैं, बट स्टिल वो उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, स्टिल वो उसे प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी किस चीज की है, क्योंकि वो फेमस है और या फिर वो पावरफुल है, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है आपकी अपील टू फियर। अपील टू फियर क्या है कि जब मैं मतलब एक अपनी बात को प्रूव करने के लिए डराना सामने वाले को, तो कहते हैं जैसे एक पॉलिटिशियन है, अगर मतलब ये कहा जाता है कि अपनी मतलब आपको प्रोटेक्ट, जैसे मम्मी लोग ऐसा बहुत कहते हैं कि बाहर जाओगे तो ऐसा मतलब जैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए टू स्टे एट होम, टू वर्क फ्रॉम होम, या वर्क फ्रॉम नहीं प्ले फ्रॉम होम, आजकल जमाना खराब है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो एक डरा देना मतलब सामने वाले को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए बच्चे को बाहर जॉब मिली है, तो दे विल बी लाइक नहीं नहीं जमाना तो बहुत ही खराब है, अकेले कैसे रहोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। आजकल की चीजें ऐसी नहीं है जैसे पहले थी, नो सिक्योरिटी नथिंग, हाउ यू आर गोइंग टू सरवाइव, कैसे खाना कौन बनाएगा, मतलब सो मेनी थिंग्स, है ना। तो वो क्या कर देते हैं, आपको डरा देते हैं, और डरा के आपको बोलेंगे कि यहीं पे जॉब ले लो जो लेनी है। सो ये जो चीज है अपील टू फियर है, ठीक है। फियर क्रिएट करना अपने वैलिड को, सॉरी पॉइंट को वैलिड प्रूव करने के लिए। देन आता है अपील टू पिटी। अपील टू पिटी या सिंपैथी हम इसे कह सकते हैं, हमदर्दी टाइप्स, कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहीं पे है कि आई नो आई मेड अ पुअर डिसीजन, मुझे पता है मैंने मतलब बहुत ही खराब सा डिसीजन लिया है, बट लेट्स जस्ट लुक एट हाउ हार्ड हार्ड माई जॉब इज। देखो मैंने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि मेरी जॉब ना बहुत ही, आपको तो पता ही है मेरी जॉब कैसी है ना, बहुत ही हार्ड है। तो मतलब मेकिंग एन एक्सक्यूज काइंड ऑफ, बट वो एक्सक्यूज कैसा होगा कि सामने वाले को आपके तरस ही आ जाएगा, है ना, कि जैसे मेरे पास काम ही इतना होता है इसलिए मतलब मैंने ये डिसीजन ढंग से नहीं ले पाए, है ना। सो दैट इज पीटी, अपील टू पीटी, ठीक है। देन आता है अपील टू पॉपुलर पैशंस। अपील टू पॉपुलर पैशंस वो होता है जहाँ पे जैसे रिव्यू, आप आजकल मान लो आपने कहीं खाना खाने जाना है, आप लोग क्या करते हो, गूगल करते हो कि ये रेस्टोरेंट कैसा है मैं देखूं जरा, है ना। तो आप रिव्यूज पढ़ते हैं, राइट। तो रिव्यूज पढ़ते हैं, रिव्यूज का मतलब क्या होता है कि एक चीज के ऊपर सेम काइंड ऑफ ऑडियंस का जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, वो
वो है अपील टू पॉपुलर पैशन। सो ट्रेडिशनली इसे आर्ग्यूमेंटम एट पॉपुलम भी कहा जाता है, ठीक है। दिस ट्रिक implies that the manipulator shares the same views as the audience, ठीक है, उसी तरीके का व्यू, मतलब काफी लोगों का एक ही चीज पे अग्री करना। आई नो यू ऑल अग्री विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो दिखा के मैं बाकियों को भी उससे इन्फ्लुएंस कर देती हूँ, है ना। तो वो चीज आ जाती है अपील टू पॉपुलर पैशंस, या फिर एड पॉपुलम भी इसे कहा जाता है, ठीक। देन आता है बिगिनिंग द क्वेश्चन, सॉरी बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन को पेटिशियो प्रिंसिपे भी कहा जाता है। देखो पेटिशियो क्या होता है, जिसके अंदर हम एक कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे एक मतलब सर्कुलर वे में आर्ग्यूमेंट, जैसे सर्कुलर इन द अच्छा इसके पीछे कोई वैलिड कोई तर्क भी नहीं होता, मतलब उसमें तो मैं फिर भी कोई किसी में मैं सिंपैथी क्रिएट कर रही हूँ, किसी में मैं फेयर क्रिएट कर रही हूँ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, बट इसमें कोई पॉइंट ही नहीं होता, ठीक है। इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम लेते हैं, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए सही है। मतलब मैं ये कह रही हूँ मतलब कोई रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दिस थिंग इज करेक्ट देन दिस थिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वो घूम घूम के उसी बात पे आ रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये बात सही है, तो इसलिए ये बात सही है, देर इज नो अदर रीजन, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंटेशन, इसी तरीके से ये चलता रहता है। आई अवॉइड दोज मीटिंग्स, आई डोंट वांट टू बी ब्रेन वॉश्ड। तो कहता है कि अब देखो हर मीटिंग, कहता है मैं तो मीटिंग अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मीटिंग्स में ना ब्रेन वॉश होता है। मतलब मुझे लगता है या मैं कह रहा हूँ, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए खुद का ही एक रीजन बना दिया, मतलब कोई अदरवाइज उसके पीछे रीजन नहीं कि मैं कह रही हूँ ऐसा है या मैं कह रहा हूँ ऐसा है, ठीक है। सो दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन। देन आता है जी डिस इन्फॉर्मेशन। देखो डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, कि आप ये ले सकते हैं कि जैसे जो भी मैनिपुलेटर्स हैं, जैसे एक र्यूमर की तरह क्रिएट करना, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि वेल आई डोंट नो फॉर श्योर व्हाई शी मिसबिहेव्स दैट वे। र्यूमर का मतलब होता है कि जैसे इस एग्जाम्पल में है कि मुझे नहीं पता वो ऐसे मिसबिहेव उसने क्यों करती है, बट वो घूमती तो ऐसे ही लोगों के साथ है जो लोग मतलब मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, एक तरह से उस पर्सन को मतलब बोल भी दिया कि मुझे तो पता नहीं क्यों वो ऐसे मिसबिहेव उसने क्यों किया, ऐसी तो वो है नहीं, बट मैंने साथ ही ये भी कह दिया कि घूमती तो वो ऐसे ही लोगों के साथ है, तो इसीलिए उसने ऐसे मिसबिहेव किया होगा, मतलब मैंने दोनों ही बातें यहाँ पे रख दी। सो दिस इज डिस इन्फॉर्मेशन, लाइक किसी के बारे में र्यूमर भी फैला दिया और किसी अपने पॉइंट को वैलिड भी प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉल्स डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। आइदर और का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यानी एक गलत चीज में कंफ्यूज हो जाना। सो आइदर यू अग्री विद, एक ऐसी स्टेटमेंट फेंक देना कि सामने वाला कुछ भी चूज नहीं कर पाता, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे मेरी किसी से झगड़ा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि या तो आप मेरी बात से सहमत हो जाइए, या तो आप मुझसे बात ही करना बंद कर दीजिए। अब देखो ना तो उस बंदे को मेरी बात से सहमति है, और ना ही वो मुझसे बात करना एकदम से इस तरीके से बंद करना चाहते हैं, तो दोनों ही चीजों में उनको कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके का आइदर और का सिचुएशन क्रिएट हो जाना क्या है, फॉल्स डिलेमा है, यानी ऐसे दो ऑप्शंस दे देना जिनमें से कोई भी एक जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन आता है फॉल्स एनालॉजी। क्या होती है, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बोलते हैं हम बेसिकली इसे, तुलना करना। तो इसमें हम दो ऐसी चीजों की तुलना करते हैं जिनका आपस में तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है कि मैंने एक कैंडी बार ही तो खाई है, कौन सा बहुत बड़ा युद्ध युद्ध कर दिया मैंने, है ना। स्टॉप लुकिंग एट मी इफ आई स्टार्टेड वॉर, है ना। तो मतलब कि मैंने कौन सा कोई बहुत ही बड़ा कोई, जैसे हम बहुत बार कह देते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट गया, बस मैं 1 घंटे के लिए तो गई थी, बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट गया, है ना। हम बहुत बार ये चीज यूज करते हैं। तो पहाड़ टूटना अलग चीज है, आपका 1 घंटे के लिए कहीं जाना एक अलग चीज है। वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, जो लिंक ही नहीं करती हैं आपस में। जैसे यहाँ पे एक कैंडी बार खाना एक वॉर जो है, मतलब वॉर एक बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत बड़ी चीज है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अ कैंडी, ईटिंग अ कैंडी एंड अ वॉर, ठीक है। बट स्टिल हम यहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट में ये बात रख रहे हैं, ठीक है। देन आता है जी फॉल्टी
स्टेटिस्टिक्स यानी आंकड़ों का ही गलत होना। ठीक है, ये आंकड़े किस तरीके से गलत होते हैं? देखो मतलब ऐसे आंकड़े क्रिएट करना जिनसे सामने वाला जो है मतलब एक फॉल्टी स्टैटिस्टिक्स देना। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल है कि मान लीजिए एक क्लिनिकल स्टडी है जिसमें ये शो किया गया है कि जो बच्चे, जो किड्स जो सीरियल खाते हैं, यानी जैसे मानो सेरेलैक खाते हैं, उनमें 20% ज्यादा अटेंटिवनेस है दूसरे बच्चों से कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट यानी ये जो रिसर्च है किसने करवाई थी? ये रिसर्च करवाई थी एक सीरियल कंपनी ने। सीरियल कंपनी मतलब एक सेरेलैक की ही कंपनी ने ऐसी रिसर्च करवाई और उसे फंड किया, यानी पैसा लगा के उस पर प्रमोट किया ताकि उनका सेरेलैक जो है वो ज्यादा बिके। ठीक है, जबकि उन्होंने जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने दूसरे बच्चों को सिर्फ पानी पे रखा था, मतलब पानी का कंपैरिजन किया था सेरेलैक के साथ, ना कि खाने का कंपैरिजन किया था सेरेलैक के साथ, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि 20% ज्यादा अटेंटिवनेस है बच्चों की जो सेरेलैक खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो अलग था बट जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग बोल रहे हैं। ठीक है, जब सामने आई बात, देन दिस इज फॉल्टी स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि किसी भी जनरलाइज क्या होता है, सामान्यकरण कर देना है ना, किसी भी चीज को अप्लाई कर देना। सो दिस मीन्स रशिंग टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है बट स्टिल मैंने उसको अप्लाई कर दिया किसी सिचुएशन के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल फैमिलीज ना सेफ नहीं होती हैं, क्योंकि मतलब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मतलब केसेस पढ़े हैं, है ना, जिसमें ब्रदर्स का केस ले लो, लॉरीना कोई एग्जाम्पल मैंने दिया कि देखो उनके ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, तो इसलिए ना हमें जो है मतलब ट्रेडिशनल फैमिलीज का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पसंद है क्योंकि इट्स नॉट सेफ। एंड अदर प्रोमिनेंट केसेस वी रेड अबाउट इन द मीडिया इन्वॉल्विंग वायलेंस इन ट्रेडिशनल फैमिलीज। तो हमने सिर्फ पढ़ा कि ट्रेडिशनल फैमिलीज कैसी होती है, मेरे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आई न्यूज़पेपर से, तो उससे मैंने एक जजमेंट लगा ली, बना ली अपनी ट्रेडिशनल फैमिलीज के बारे में कि भाई जो ट्रेडिशनल मतलब जॉइंट फैमिलीज लगा लो या बड़ी फैमिलीज लगा लो कि वो उनमें रहना सेफ ही नहीं होता है। ठीक है, मैंने मतलब ऐसा अपना थॉट प्रोसेस उसके बारे में फिक्स जनरलाइज कर लिया, बना लिया। देन आता है मतलब एक ऐसा वो रखा, मतलब इसमें कोई ये कोई रीजन नहीं है कि न्यूज़पेपर में आया था कि उनकी फैमिली में ऐसा हुआ, उनकी फैमिली में ऐसा हुआ तो ट्रेडिशनल फैमिली सही नहीं होती, ये कोई दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। देन नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग द एविडेंस। जब आप एविडेंस को ही इग्नोर कर रहे हो, सो इसे हम एप्योरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, वी ऑफन इग्नोर थिंग्स वी डू नॉट वांट टू कंसिडर फॉर फियर। जिनसे हमें डर लगता है चीजों, हम उनको अवॉइड ही कर देते हैं। ठीक है, विल प्रोड्यूस मोर वर्क और फर्दर कंफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेल आई डोंट केयर व्हाई शी डिड इट, इट वाज रॉन्ग। मुझे नहीं पता उसने क्यों किया। ठीक है, अब देखो किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई काम, कोई अगर मान लीजिए किसी ने मजबूरी में कुछ कर दिया तो आप वो सुनना ही नहीं चाहते हो या आप वो जानना ही नहीं चाहते हो, उस एविडेंस को तो देखना ही नहीं चाहते हो। तो आप ये भी देखना, जब आप बस ये एक ही बात बोलते रहते हो कि बस जो किया ना वो गलत था, मुझे नहीं पता क्यों किया, बस लेकिन जो किया ना वो गलत था। ठीक है, सो दिस इज इग्नोरिंग द एविडेंस। देन नेक्स्ट आता है लोडेड लेबल। लोडेड लेबल वो होता है जब हम भारी भरकम शब्द किसी चीज के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टैक्स के लिए ऐसा वर्ड यूज करना, डेथ टैक्स। ठीक है, डेथ टैक्स। जैसे ये किसान आंदोलन हुआ था तो उन्होंने ब्लैक बिल करके, अब मतलब इस बिल के लिए समथिंग ऐसा कुछ स्लोगन बना दिया था विच वाज अ लोडेड लेबल। ठीक है, यानी कि किसी भी एक नॉर्मल चीज के लिए एक भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करना। मान लीजिए जैसे वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आई रेड, जैसे मान लीजिए कि क्योंकि जो एक बच्चा है उसके फादर उसको डेली बाहर खिलाते हैं, है ना, अनहेल्दी फूड खिलाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया या जिसकी वजह से जो है उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। सो अगर मैं इसकी जगह ये कहती हूँ कि उसके फादर उसको कचरा खिलाते हैं या उसके फादर उसको मतलब कुछ भी ऐसा, है ना, अनहेल्दी फूड के लिए मैं ऐसा कोई वर्ड यूज करती हूँ विच इज लोडेड लेबल, यानी यहाँ पे वर्ड्स के बारे में है, टू यूज वर्ड्स दैट इवेल्युएट और हैव डिफरेंट कॉनोटेशन। ठीक है, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ उसके इन्फ्लुएंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट आता है जी नॉन सिक्वेटर। नॉन सिक्वेटर क्या होता है, ये इसे ये भी कहा जाता है इट डज नॉट फॉलो। ठीक है, जिस जो मतलब एक्चुअली में डज नॉट फॉलो। नॉन सिक्वेटर क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्लेम दैट डज नॉट फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइज और इट इज सपोर्टेड बाय इररेलेवेंट प्रेमाइज। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है आई शुड नॉट रिसीव अ सी इन अ कोर्स आई नेवर गेट सीज। तो जैसे मतलब उसका कोई रीजन नहीं है, एक ऐसा पॉइंट, एक वैसा वैलिड मतलब अपनी बात को कहने के लिए, रखने के लिए एक ऐसा पॉइंट बोलना जो एक्चुअली में एक पॉइंट ही नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि मुझे सी कैसे मिल, मुझे सी तो नहीं मिलना चाहिए ग्रेड, सी ग्रेड नहीं मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे तो कभी सी मिलता ही नहीं है ना। अब आपने सी जैसा परफॉर्म किया होगा तो आपको सी ही मिलेगा ना। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुझे तो कभी सी मिला ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। देन नेक्स्ट आता है जी पॉइजनिंग द वेल। पॉइजनिंग द वेल का मतलब क्या है कि देखो वेल मतलब जैसे एक कुआं है ना, पूरा ही सारा ही उसको पॉइजन अप कर देना। अब यहाँ पे क्या है, कहता है जैसे एग्जाम्पल एक कोई हेक्टर है, उनकी बुक आने वाली है। कहता है हेक्टर की बुक जो अगले अगले मतलब फेब में आने वाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें वो लोग अपने ही बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जिस बिजनेस को कहता है वो लेडी ओन करती हैं, उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसने सारी वो बुक लिखी है। मतलब आपने बुक के आने से पहले ही बुक को मतलब लेम कह दिया। ठीक है, और उसको मतलब ऐसा प्रयास और ऐसी एक अटेम्प्ट कह दिया कि वो बिल्कुल ही बेकार बुक है, उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो ऐसे ही है, मतलब अभी आई भी नहीं है वो बुक बट स्टिल यू आर टॉकिंग लाइक दिस। आपने पहले उसके बारे में मतलब जहर फैला दिया, पॉइजनिंग द वेल। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है जी आपका पोस्ट हॉक। ठीक है, पोस्ट हॉक या एग्रो प्रोटो प्रोप्टर हॉक। ये क्या है कि आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस, तो कहता है कि इसके बाद ना ये इस तरीके से हुआ। ये इसका क्या मतलब है, कहता है भी मैंने ये काम किया इसी वजह से ये काम हुआ। जब हम ऐसा कहते हैं तो जैसे ये कॉमन सा एग्जांपल है कि कल मैंने आइसक्रीम खाई थी और मेरा पेट दर्द हुआ आज। ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ, कल मैंने आइसक्रीम खाई थी इसी वजह से आज पेट दर्द हुआ। सिंपल सी चीज, जब मैं किसी एक चीज को रीजन बोलती हूँ अपने सेकंड बात के लिए, ठीक है, कि आफ्टर दिस मतलब ऐसा करने से ही, देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा करने की वजह से ऐसा हो गया, वो होता है पोस्ट हॉक। रेड हियरिंग। रेड हियरिंग क्या है, और रेड हियरिंग इज एन इमोशनली चार्ज्ड इशू। ठीक है, ब्रॉट अप टू डाइवर्ट अटेंशन। ये सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए होता है। और मतलब इसमें मैं जैसे बोलूँ कि मतलब मैं बताना नहीं चाहती कोई इन्फॉर्मेशन, है ना। जैसे मान लो, जैसे ये एग्जांपल ये है कि आपको मैथ्स में कितने नंबर आए। जब मतलब यूजुअली मैथ्स में कम नंबर आते हैं, है ना। मैं भी अपने मैथ्स के नंबर नहीं बताया करती थी किसी को। तो मैथ्स के नंबर्स क्या होता है कि कोई पूछ रहा है सामने से और क्या आगे से जवाब क्या आ रहा है। पेपर तो टफ था, मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा कोशिश करूंगी, मतलब मैंने उस बात को घुमा दिया, मैंने कोई और ही जवाब दिया, मैंने वो जवाब दिया ही नहीं जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट वो आंसर नहीं किया कि मेरे इतने नंबर आए। ठीक है, सो जब हम बात के आसपास घूमते रहते हैं, लाइक काइंड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, यानी मैं बात का उस जो मुझसे पूछा गया मैं उसका कोई भी उत्तर नहीं दे रही हूँ, मैं उसके आसपास ही घूम रही हूँ। ठीक है, उस बात को घुमा रही हूँ, दैट इज रेड हियरिंग। देन आता है शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ। दिस इज कि इसका हम जैसे एग्जांपल देखते हैं। यू से शी डिडंट डू इट, आप कह रहे हो उसने ऐसा नहीं किया, बट देयर इज नो हार्ड एविडेंस टू सपोर्ट दैट आइडिया, बट इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा है, बट आप सामने से उसको प्रूव करने के लिए एक वैलिड रीजन मांग रहे हैं और आप इसी बात पे उसको बार बार घुमा रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी यू डोंट हैव प्रूफ फॉर दिस, आप कह रहे हैं ठीक है बट साबित कीजिए। ठीक है, सो ये जो चीज हम कहते हैं, सो ये हम क्या करते हैं, प्रूफ की तरफ बात को घुमा देते हैं। जब भी कोई एक सामने से एक ऐसी चीज आई कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो इस तरीके से बात रखी जा रही है मेरे मेरे खिलाफ, तो आप क्या कहते हैं, प्रूव करो कैसे हुआ ये, बेशक वो बात सच ही हो। ठीक है, सो मैनिपुलेटर्स नो दैट having to prove an argument there makes the sorry true makes their job more difficult। तो किसी भी चीज को सच साबित करना बहुत डिफिकल्ट है। सो दे ट्राई टू शिफ्ट देयर बर्डन टू देयर ओपोनेंट, और वो क्या करते हैं, सामने वाले का बर्डन जो है वो प्रूफ के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं कि आप प्रूफ लाओ,
बोलने से कुछ नहीं है ना, बोला आपने तो कह दिया कि इसने कुछ नहीं किया, दैट इज। देन नेक्स्ट आता है जी आपका स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप जो है इसके अंदर आपका रहता है कि इफ यू गिव, जैसे ना स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि अगर मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा तो मुझे सबके लिए करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यही एग्जांपल है कि मैं अगर आपकी सैलरी मैंने इंक्रीज कर दी ना तो कंपनी में मुझे हर किसी की, मतलब काइंड ऑफ एक्सक्यूज ही है। एक इस तरीके की फैलेसी है कि सामने वाला आपको कहेगा भी नहीं कि मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो, बिकॉज आपने क्या कहा कि अगर आपकी की ना मैंने तो मुझे सबकी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी और उसकी वजह से मैं तो बैंक, हम तो कंपनी तो खत्म ही हो जाएगी, मतलब ठीक है। सो आपको रेस देने के चक्कर में सबको देना पड़ेगा, सो दिस इज स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट इज स्पिन। स्पिन क्या होता है? स्पिन भी एक इन्फ्लुएंस के लिए ही होता है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं वो मीडिया का यूज करते हैं अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, या फिर जितने भी मतलब चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल और भी है, after a political debate each side rallies to declare their version of outcome। यानी कोई भी, जब एक मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल डिबेट हुई है तो दोनों साइड आके सामने अपना अपना व्यू पॉइंट रखती हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी बात को अपने तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है। मतलब कि इससे पहले कि कोई मेरे बारे में कुछ और बोले मैं खुद भी अपना एक व्यू पॉइंट रख दूं, ठीक है। सो ये क्या है, एक तरह का सामने वाले के ऊपर अपना किस तरीके से मैं बात को इंटरप्रेट कर रही हूँ सामने वाला उसी तरीके से करे, तो इसे हम स्पिन कहते हैं, जिसमें हम सामने आके बात करते हैं, ठीक है। देन आता है स्ट्रॉ मैन। स्ट्रॉ मैन क्या होता है कि यू से यू वांट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, सॉरी सिस्टम। कहता है कि आपको लगता है, एक कोई कहता है कि भाई मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल सिस्टम है उसे उसमें सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाला कह रहा है आप क्या चाहते हो कि सारे क्रिमिनल को हम फ्री कर दें, छोड़ दें उनको, आप ये चाहते हो? अब उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि छोड़ दें या फ्री कर दें या सबको ही छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हम मैं सोचता हूँ कि जो जो क्रिमिनल सिस्टम है हमें उनको थोड़ा सा उसमें सुधार करना चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। बट सामने वाला आपको क्या कह रहा है? आपका कहने का क्या मतलब है कि आप चाहते हो सारे क्रिमिनल्स छूट जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैलिड इनवैलिड जो इलॉजिकल जो चीजें हैं वो स्ट्रॉ मैन है, ठीक है। देन आता है जी फैलेसी ऑफ इवोक्यूएशन। इवोकेशन जो है वो एम्बिगुअस, इसे एम्बिग्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, अपील टू एम्बिग्विटी भी बोलते हैं इसे। ये कैसा एक आर्ग्यूमेंट है, ये भी एक ऑब्वियसली इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, जिसमें जैसे मान लीजिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 मिलियन ईयर्स टू मी इज अ सेकेंड। मेरे लिए मतलब मान लीजिए 1 मिलियन जो ईयर्स हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो एक सेकंड के बराबर है। तो एक आदमी उनको, मतलब जो आदमी है वो कह रहा है कि व्हाट अबाउट $1 मिलियन, तो आपके लिए $1 मिलियन कितने हैं? तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो वो एक पैसे जितने हैं, एक पेनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मुझे ना आप एक पेनी ही दे दीजिए, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड। गॉड कहते हैं अच्छा ठीक है अभी देते हैं। तो ये जो एक मतलब है तो इनवैलिड है, इसमें इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, यानी इसमें कोई ऐसा रीजन नहीं है जो इसको वैलिड बना रहा है, ठीक है। देन जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉइसी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। कहता है जो शोर मचाते हैं ना बच्चे वो तो बड़ा ही सर दर्द करते हैं। उनके उनके आने पे ना 2 डिस्प्रिन खानी, सॉरी एस्पिरिन खानी पड़ती हैं। अगर ऐसे बच्चे मतलब जब जाते हैं तो मुझे तो दवाई खानी पड़ती है, 2 टैबलेट खानी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है यहाँ पे? 2 एस्पिरिन विल मेक नॉइसी चिल्ड्रन गो अवे, यानी कि उनके जान मतलब जो नॉइसी चिल्ड्रन है जो बहुत शोर मचाते हैं, मतलब 2 एस्पिरिन तो लगेंगे ही लगेंगे उनके लिए। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट इज एम्बिगुअस, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी इग्नोरेशो एलेंशी। अब ये क्या है? a logical fallacy of presenting an argument that may in itself be valid but has nothing to do with the proposition it supports to prove, ठीक है। यहाँ पे support आएगा। ये क्या है? कह रहा है कि जैसे इररेलेवेंट कंक्लूजन होता है, मतलब बात तो सही है लेकिन उसका कंक्लूजन गलत है, ठीक है, यानी कि निचोड़ गलत है यहाँ पे। अब निचोड़ कैसे गलत है? कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आर साइलेंट। जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज जो पहले आती थी वो म्यूट मतलब साइलेंट थी।
पांडास जो हैं वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, इसका मतलब पांडास क्या है, साइलेंट मूवीज है। कंक्लूजन तो गलत है, ठीक है। पांडास जो है ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ये ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज साइलेंट होती हैं ये भी ठीक है, बट ये जो कंक्लूजन निकाला है वो गलत है, ठीक है। तो ये वाली फैलेसी है। देन नेक्स्ट आता है फैलेसी ऑफ डिवीजन, इंपॉर्टेंट। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या है? अब फैलेसी ऑफ डिवीजन है जिसमें हम it is an it occurs when one reasons that something is true for a whole must be true of all or some of its part। यानी जो पूरे के लिए अप्लाई होता है वही आपने पार्ट्स पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। होल टू पार्ट का प्रोसेस है यहाँ पे। कहता है कि जैसे मान लो एक आइसक्रीम वाला यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जेफरसन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं ना ये बड़ी आइसक्रीम खाते हैं। तो जो कैरलस है वो भी सेकंड ग्रेड में पढ़ता है उस स्कूल के अंदर, इसका मतलब कैरलस भी क्या खाता है, आइसक्रीम बहुत खाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक आपने एक बड़ी चीज की, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि जैसे अगर कोई स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल है उसमें और बहुत ही रिच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या बहुत ही ऐसे अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अगर कोई आपको उस स्कूल का मिलेगा आपको लगेगा यार ये भी बहुत ही रिच होंगे, है ना, ये तो उस स्कूल में पढ़ते हैं। सो ये आपने एक जनरलाइज कर दिया होल टू पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, पूरे का पूरी चीज का आपने जब उसके पार्ट्स पे उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अच्छा इसी का ही उल्टा होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन का, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में जब आप पार्ट टू होल कर देते हैं, पार्ट टू होल का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि कैरलॉस तो है बहुत ज्यादा, इसी का उल्टा कि कैरलॉस बड़ी आइसक्रीम खाता है और वो ना मतलब जेफरसन स्कूल के अंदर पढ़ता है, ठीक है। तो मैं मतलब इसका मतलब ये निकाल लेना कि या स्कूल के सारे ही बच्चे ऐसे होते होंगे। मतलब मान लीजिए आप किसी कहीं गए, आपने देखा कि बच्चा उनका सेंट स्टीफन में या किसी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो आपने देखा कि वो बच्चा बहुत ही पढ़ाकू है, उसको तो सब कुछ आ रहा था, उसको वोकैब बहुत अच्छी थी, उसकी ये चीजें बहुत अच्छी थी, तो आपने उस बच्चे से ही जनरलाइज कर दिया कि मुझे लगता है ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, ठीक है, स्कूल के सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, तो आपने पार्ट को होल पे अप्लाई किया, ठीक है। सो दैट इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। देन नेक्स्ट आता है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सामने वाले को एक ऐसा क्वेश्चन थ्रो करना जिसका उनके पास जवाब ही ना हो, ठीक है। जो एक ऐसा क्वेश्चन में उलझा, मतलब एक उलझा हुआ क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन होता है। जैसे किसी बात को अगर मैं किसी से एक क्वेश्चन करूं कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी या अभी भी करते हो, अब इसका जवाब अगर वो हाँ में देंगे तो भी ये प्रूव होता है कि वो स्मोक करते हैं, अगर वो ना में देंगे तो भी तो प्रूव ही होता है, तो वो कह ही रहे हैं कि नहीं छोड़ी नहीं है अभी, ठीक है। सो दोनों ही सिचुएशंस में मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैंने एक ऐसा सामने से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर वो हाँ कहेंगे तो भी पॉइंट प्रूव होगा, वो ना कहेंगे तो भी पॉइंट प्रूव होगा, फाइन। So is Mary wearing a blue or a red dress? मतलब मैरी आज क्या पहन रही है, ब्लू पहन रही है या रेड ड्रेस पहन रही है, ठीक है। तो इसमें दोनों में ही मतलब मान लो दोनों में ही किसी भी चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो सामने वाले को एक ना एक आंसर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ना एक आंसर करेंगे तो जो उनका पॉइंट है वो प्रूव हो जाएगा, फाइन। दिस वॉज ऑल अबाउट फैलेसीज, काइंड ऑफ फैलेसीज। इस टॉपिक में बच्चे आपको ज्यादा इनको याद रखना पड़ेगा। याद मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे क्योंकि पेपर में आपको एग्जाम्पल्स ही आ रखे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के बेसिस पे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्या चीज है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख दिया कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो इग्नोरेंटियम वाला है, लैक ऑफ एविडेंस है, ठीक है। इसके अंदर पॉपुलम वाले के अंदर अपील टू, इसे हम पॉपुलैरिटी कह रहे हैं, ये जस्ट आपके लर्न करने के लिए लिखा